हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम एस एस फिजिक्स सर और मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए एक नई चैप्टर जिसके बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल होगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूरा निचोड़ होगा और अच्छी तरह से इसे मैं बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को जरूर बने रहना क्योंकि तबे मजा आने वाला है। तो सबसे पहले सबका हाल चाल तो बढ़िया होगा, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और होना भी होगा क्या। तो आप लोग को इस बड़े सी चैनल इंग्लिश वाले, मानपुर वाले, ठीक ना, इंग्लिश ग्रुप पे सबसे पहले वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बढ़िया से जवाब दीजिएगा और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन का दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, उस कमेंट का रिप्लाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन से पहले जो कि एक शायरी का स्टार्ट के साथ करेंगे, ये रहा कि जिंदगी विज्ञान की प्रयोग जैसी होती है मेरे दोस्त। जितने बार प्रयोग करोगे ना उतनी ही बेहतर सफलता होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा कि एक विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा। यानी कि टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर देन इट्स क्या, क्या हमें एरिया शुल्ड भी इंक्रीज करना होगा, यानी उसका क्षेत्रफल को बढ़ानी चाहिए, या विद्युत धारा को घटानी चाहिए, या विद्युत धारा बढ़ानी चाहिए। बात समझ आ रहा है ना, या उसकी लंबाई बढ़ाना चाहिए। एक मैं बात आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी पोटेंशियोमीटर की विभव मापी की संवेदनशील डिपेंड करता है ना, उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट पर, विभव प्रवणता पर डिपेंड करता है। यानी कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर डिपेंड करता है। देखिए, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर फार्मूला होता है डीबी बटा डीएल, जिसमें आपका जिसमें आपका डीबी बटा डीएल में जो एल है वो नीचे रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसकी क्या है, वो एल ये वाला जितना ज्यादा कम रहेगा विभव प्रवणता, उतना ज्यादा उसकी संवेदनशीलता होगी। अब ये कम कब होगा, जब ये कम तब होगा जब इसकी लंबाई को बढ़ाया जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कब कम मिलती है, जब हम उस तार में जो यूज होता है विभव मापी तार में, उसमें हम लोग लगने वाले तार की लंबाई को बढ़ाते हैं। अगर लंबाई को बढ़ा देते हैं डियर, तो उस कंडीशन में विभव प्रवणता की मान घट जाती है, और विभव प्रवणता की मान घट जाएगी तो आपका विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये एग्जाम में बहुत बार भी आया। लंबाई को बढ़ा दोगे तो उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन और जो मैं आपको बता रहा हूं इसी में, बस ध्यान से देखना। कभी कभी पूछ देता है क्या, कभी कभी पूछ देता है कि इस विभव मापी में किस तार का इस्तेमाल किया जाता है, किस वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, वो आपका जो है वो आपका है कंस्टेंट नाम के एक तार होता है जो नाइक्रोम साथ मिलकर बना होता है, मिश्र धातु होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, और साथ में बोल सकते हो मैग्नीन भी, मैग्नीन, मैग्नीन, ये मैग्नीन का इस्तेमाल आगे भी किया जाता है ना, मैं बताऊंगा। अगर पूछ दे तो आपको ये मारना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 7 वोल्ट विभवांतर, यानी कि वोल्टेज दे रखा 7 वोल्ट, 5 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध वाले तार में कितने, 5 ओम, यानी कि आर बराबर दे रखा है 5 ओम रेसिस्टेंस दे रखा है ना। 20 मिनट, यानी कि समय बराबर दे रखा है 20 मिनट। तो 20 मिनट में बताइए कितना होगा सेकेंड। तो 20 गुने 60 से गुना कर दीजिएगा तो 1200 सेकेंड ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए कि विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो उसमें उष्मा कितना उत्पन्न होगा। तो आपको पता है हीट बराबर फार्मूला होता है I²RT, लेकिन इसमें करंट नहीं दिया हुआ है, और आपने ओम्स के नियम में पढ़ा है कि I बराबर आपका होता है V बट्टा R, ये होता है। तो मैं यहां पर I की जगह लिख दूंगा V बट्टा R, तो V² बट्टा R स्क्वायर गुने R गुने T हो जाएगा, R सारे वो कट जाएगा, तो V² बट्टा R इंटू में T रहेगा, ये रहेगा। अब इसी के सूत्र की मदद से आपको निकालना पड़ेगा। तो H बराबर आपको निकालना क्या है, V, तो V का वैल्यू कितना, 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 गुने टाइम, टाइम कितना है 1200,
ठीक है ना, और रेसिस्टेंस कितना दे रखा, 5 ओम। ये आपका जूल में आएगा, लेकिन ये आपका जो ऑप्शन दिया गया वो कैलोरी में दिया गया। तो आपको मैं बता दूं कि जो क्या होता है, एक कैलोरी जो होता है, एक कैलोरी उष्मा, वो 4.2 जूल के बराबर होता है ना। तो अगर ये जूल में है और इसको आपको लाना है कैलोरी में, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 4.2 से डिवाइड कर दूं तो ये पूरा का पूरा हमें निकल के आएगा इसमें कैलोरी में। इसको सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से हटाओगे तो एक जीरो पर जाएगा, है ना। अब इसको तुम काटोगे तो पूरा ओवरऑल इसको जब काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा देख लो। इसको काटोगे तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर 5 चौको 20, ये इतना 2400 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको पूरा गुना करोगे, गुना करके जब काटोगे तो आपका आंसर आएगा राइट। मैं बता देता हूँ, टोटल आएगा 2800 कैलोरी, है ना। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भागा करके देख लेना। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब के आगे ये क्वेश्चन है कि सेल की विद्युत वाहक बल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया भी है, इसको आपको ध्यान देना इस पर है कि जो सेल होते हैं उस सेल की ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, उसको किसके द्वारा मापा जाता है। बहुत बार देखोगे, अगर गूगल पर सर्च भी करोगे तो उसका आंसर वोल्ट मीटर देता है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं आपको, वोल्ट मीटर मारोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन में डी, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो आप किसी बाजार से अगर आप सेल खरीद के आते हैं, बैटरी खरीद के आते हैं, तो बैटरी कितने वोल्टेज का है, अगर दुकानदार ने कहा कि 400 वोल्टेज का ये बैटरी है, ये सच है कि झूठ है, इसे पता तुम इस डिवाइस से लगा सकते हो, पोटेंशियोमीटर नामक डिवाइस से। इससे बैटरी की पोटेंशियल का पता चलता है, जिसे इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, और उसको मापा जाता है पोटेंशियोमीटर से, ये सबसे नहीं। वोल्ट मीटर मापता है वोल्टेज को, विभवांतर को। अगर विभवांतर कहेगा तो इसमें मारेंगे, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्टेज को, तो वोल्ट मीटर मापता है। ए मीटर धारा को मापता है, धारा को, है ना। गैल्वेलोमीटर किसको मापता है, गैल्वेलोमीटर ये डिटेक्ट करता है, पता लगाता है, और साथ में छोटी से छोटी, है ना, मिली और माइक्रो एम्पियर वाले धारा को भी ये मापता है, मापता भी और पता भी लगाता है, कौन, गैल्वेलोमीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर विभव मापी एक ऐसी चीज है जो सेल की विद्युत वाहक बल को मापती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा कि एम्पियर घंटा किसके सही मात्रक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है। ये देखिए आपको पता हो कि आवेश बराबर होता है आई इंटू टी, पता होगा, माने करंट इंटू टाइम, और करंट का होता है आपको पता है एम्पियर, और टाइम का सेकेंड होता है। लेकिन अगर मैं सेकेंड के जगह मैं आवर का इस्तेमाल करूं, या मैं सेकेंड के जगह आवर ना कहकर मिनट का इस्तेमाल करूं, तो बाबू रे, अगर मैं यहाँ पर एम्पियर के बाद मैं यहाँ पर टाइम को मैं डे के रूप में अगर मात्रक के ले लूं, तो इस सब के सब आपका जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक है। एम्पियर सेकेंड हो सकता है, एम्पियर आवर हो सकता है, एम्पियर मिनट भी हो सकता है, एम्पियर डे भी हो सकता है। ये जितने मात्रक है सब इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक है। यानी आपका ऑप्शन में बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सारा है लेकिन आंसर वही होगा जो सटीक होगा, है ना। सब पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चालक की वह गुण, चालक की वह गुण, ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इट्स कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है चालक के अंदर जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, करंट बहने से वो हीट प्रोड्यूस कर देता है। तो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी का नाम है रेसिस्टेंस, यानी कि हम उसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध एक ऐसी चीज है जो किसी भी सब्सटेंस का होता है, और उसमें करंट जाने से उस रेसिस्टेंस की वजह से उसमें हीट पैदा होता है, और उसका वही कारण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, प्रतिरोध इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है माय डियर, ऑप्शन में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पर चालक की प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए चालक की जो प्रतिरोध होता है, कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होता है, वो मुख्यतः 4 बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन नहीं करता है, किस चालक की प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मैं आपको यह बता दूं कि किस पर निर्भर करता है। तो पहले नंबर कि चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार की
लंबाई पर ये निर्भर करता है, एल पर निर्भर करेगा। दूसरा, चालक तार की मोटाई पर, मोटाई पर यानी एरिया पर डिपेंड करता है। तीसरा, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर माने प्रकृति की अलग अलग सब्सटेंस की, अलग अलग मटेरियल जो होती है उसकी रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। चौथी, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो रेसिस्टेंस होता है वो लंबाई के डायरेक्टली, लेकिन मोटाई या फिर क्षेत्रफल के इनवर्सली, और उसकी नेचर के तो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, और टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस घटेगी, लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इस बात में याद रखना, ये सब पर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन है कि किस पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड नहीं करता था? पहली चीज, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर रेसिस्टेंस नहीं डिपेंड। दूसरा, ह्यूमिडिटी है ना, आर्द्रता, आर्द्रता पर डिपेंड नहीं करता है। एक दाब, इस पर डिपेंड नहीं करता है। एक आर्द्रता पर डिपेंड, नमी जिसको बोलते हैं, इस सब पर रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। और एक चीज हो सकता है कि डेंसिटी है ना, डेंसिटी यानी घनत्व पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। चालक की बीमा, वही डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई बीम, इस सब पर भी डिपेंड करता है। तापमान पर भी डिपेंड करता है, घनत्व पर डिपेंड नहीं करता। आपका बिल्कुल राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो दाब और आर्द्रता याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा है कि विद्युत चालकत्व का सही मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखिए, जो कंडक्टेंस होता है बाबू रे, कंडक्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं चालकत्व, ठीक है ना, जो कंडक्टेंस है, वो कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस के उल्टा के बराबर होता है। यानी कि कंडक्टेंस बराबर जो सूत्र होता है 1/रेसिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस बराबर 1/रेसिस्टेंस, चालकत्व बराबर 1/ प्रतिरोधकता होता है, सॉरी प्रतिरोध होता है। अब यहां पर ही इसका मात्रक क्या होगा? तो रेसिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, तो ऊपर में जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, और ओम को ही हम लोग लिख सकते हैं माहो, है ना, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइमेन, है ना। ये सब आपका सबका सब मात्रक किसकी? कंडक्टेंस चालकत्व की है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन इज द बिल्कुल राइट। साइमन जो है वो आपका हो जाएगा कंडक्टेंस की मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र यानी ई और विद्युत घनत्व यानी जे और प्रतिरोधकता यानी रो के बीच में सही संबंध क्या है? देखिए, एक बात आपको बताता हूं, आपको पता होना चाहिए कि जो जे बराबर होता है वो रो इंटू ई होता है, रो नहीं सॉरी सिग्मा इंटू ई होता है, ठीक है। तो यहां से जे बराबर अगर ये होता है और रो बराबर आपको सिग्मा बराबर पता होना चाहिए कि 1/रो होता है, तो यहां से 1/रो लिख दोगे, क्लियर। तो यहां से ई बराबर निकालोगे तो तिरछा तिरछे गुना करोगे तो जे इंटू रो मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी और रेसिस्टिविटी का गुना के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए नजर आ रहा है, देख लो, ई बराबर रो इंटू जे, है ना। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये वाला भी होता है। याद कैसे रखोगे? जो बंसी जो देखो, ये बंसी है कि नहीं, बंसी मैंने जे, ये बंसी जो कैसी होती है? टेढ़ी होती है, ऐसे याद रखना। बंसी जो जे नियम जो लिखाता है, जो मछली फंसाने वाला, वो बंसी कैसी होती है? ये बंसी बोलो, ये जे जो है बंसी वो कैसी होती है? टेढ़ी, टेढ़ ऐसे लिखना और ई लिख देना, टेढ़ी होती है। इसके बाद इसके जगह लिख देना 1/रो और आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विद्युत प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध, याद रखना विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम लोग विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका सही मात्रक क्या होगा? बाबू रे, जो विद्युत प्रतिरोधकता है उस यानी कि रो बराबर फॉर्मूला होता है RA/L होता है, ये सूत्र होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर। और इसका मात्रक कैसे निकालोगे? आर माने प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, और एरिया माने मीटर स्क्वायर होगा, और लंबाई का मीटर होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम इंटू मीटर आपका मात्रक हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? राइट, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर हो जाएगा, यानी देखो ये जो आपका ऑप्शन है ए और बी, वो दोनों सेम ऑप्शन है। इस सेम ऑप्शन में से किसी एक को काट दो, इसको हटा दो, है ना, यानी कि ओम इंटू मीटर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फटाफट सारा क्वेश्चन का याद कर लेना, एग्जाम में आते रहता है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक चालक की तापमान बढ़ा दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? अभी जस्ट बताएं कि जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे बाबू तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो अगर आप तापमान बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगी, बढ़ती है, क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, टू इंक्रीज हो जाएगा। चीजों को समझना, ऑप्शन सब देखो लेकिन मारो वही जो राइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब एक पदार्थ चालक
चलकता, जब एक पदार्थ की चलकता अनंत हो जाती है, जब एक पदार्थ की है ना चलकता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? when the conductivity when the conductivity of a substance becomes infinite, then the substance are said to have become, किसके ऐसा बन जाएगा? तो देखिए, अगर हम एक कंडक्टर की है ना चलकता को इंक्रीज कर देते हैं, चलकता क्या होता है? चलकता वो चीज है, वो प्रॉपर्टी है किसी भी चालक पदार्थ की, जो ये कहता है कि मेरे अंदर करंट तो हम ज्यादा फ्लो हो गई, है ना, बहुत ज्यादा फ्लो होगी। ये चलकता किसी भी चालक पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है जिससे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पार होने की इजाजत यानी परमिशन करता है। हाँ, हो जाओ। अगर चलकता ही को इन्फिनाइट कर दिया जाए यानी परमिशन ही ज्यादा दे दिया जाए तो सारा का सारा बह जाएगा ना करंट। यानी कि कहने का मतलब ये सुपर कंडक्टर की जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति चालक कहला जाएगा वो चालक पदार्थ। अगर एक चालक पदार्थ की चालकता को अनंत कर देंगे तो अति चालक कहलाएगा, माने बहुत अच्छा से चालक करता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है चांदी। चांदी बेस्ट एग्जाम्पल है इस सुपर कंडक्टिविटी से माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आया? एग्जाम में आएगा तो चांदी मानेगा, गुड कंडक्टर है ये। वही वाला क्वेश्चन आ गया, देखो वही क्वेश्चन जो आपको जस्ट बताए थे कि निम्नलिखित में के किसके पास महत्तम विद्युत चालकता होता है, जस्ट बताए चांदी। तो चांदी इज द बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? और ये एग्जाम में आया है और आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं था दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से किसके पास प्रतिरोधकता का है ना तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है? तापमान गुणांक का मतलब समझ में आता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस लो चाहे रेसिस्टिविटी लो, तो रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो अल्फा बराबर, अल्फा का मतलब होता है तापमान गुणांक, है ना, प्रतिरोधकता का। ये प्रतिरोध का भी अल्फा से लिखते हैं। तो अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 बटा R1, ठीक है, T2 माइनस T1। ये टेम्परेचर है। तो आपको बताना कि किसका ऋणात्मक होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। मैं तीन चीज ले रहा हूँ। एक मैं ले रहा हूँ चालक पदार्थ के लिए, चालक जैसे में मेटल, मैं मेटल सारा चालक पदार्थ होता है। दूसरा मैं लेता हूँ अर्धचालक, है ना, जैसे में सेमी कंडक्टर जिसको। और तीसरा लेता हूँ मिश्र धातु। मिश्र धातु बोलो या फिर मान लो चलो कोई चालक पदार्थ ले लो। एक बात बता रहा है यानी कि इंसुलेटर की बात। अगर चालक की मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी। जब रेसिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे मान लेते कभी रेसिस्टेंस आर था, अब जब टेम्परेचर बढ़ाए तो उसकी रेसिस्टेंस R2 हो जाएगा। यहाँ R2 R1 से बड़ा है, तो जब R2 माइनस R1 करोगे तो बड़ा में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि धनात्मक जो अल्फा की वैल्यू आएगा वो चालक के लिए आएगा। अब अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक में अगर आप तापमान को बढ़ा रहे हैं तो इसकी रेसिस्टेंस घटेगा। यानी कि मान लेते हैं अर्धचालक के लिए कभी किसी टाइम में किसी टेम्परेचर पर R1 रेसिस्टेंस था, जब मैंने इसकी चालकता को बढ़ा दिया तो इसकी R2 हो गया, लेकिन R2 कम जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर अर्धचालक के लिए तापमान को बढ़ाते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस घटता है, लेकिन चालक में तापमान को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। चीजों को समझना। तो यहाँ पर आपका R1 बड़ा हो जाएगा, तो जब R2 में से घटाइएगा यानी कि छोटा में से जब बड़ा को घटाओगे तो माइनस में आएगा। यानी माइनस ऋणात्मक किसके लिए आएगा? ऋणात्मक आएगा अर्धचालक के लिए। जो अर्धचालक है उसके लिए ऋणात्मक आएगा, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या फिर रेसिस्टेंस वाला भी। और बाकी जो मिश्र धातु या कुचालक उसके लिए 0 आएगा। तो बाबू यहाँ पे बोल रहा है कि ऋणात्मक किसके लिए होगा? तो ऋणात्मक जो होगा अल्फा की वैल्यू वो आपका कार्बन। कार्बन क्यों? क्योंकि कार्बन एक प्रकार की सेमीकंडक्टर, ये सब के लिए नहीं, ये सब एक प्रकार की क्या कंडक्टर है, तो ये सब के लिए सब प्लस रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत अपघटनीय या फिर इलेक्ट्रोलाइट विलयन का तापमान बढ़ा दी जाती है तो इसका चालकता क्या हो जाएगा? इफ द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी विल बी क्या? अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते चलते हैं। कहता है यदि R प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दी जाती है तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? जब भी कहेगा दुगना कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, इतना गुना लंबा कर दिया जाता है, ऐसा करके क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, है ना। तो ऐसा करेगा तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। नया प्रतिरोध निकालने बराबर होता है N गुने N स्क्वायर गुने R। ये होता है N का मतलब होता है वो चीज जितना गुना बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, वहां N का मतलब देखो
तार की लंबाई को खींचकर कितना किया जा रहा है, दुगना, यानी n बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 पुट कर दोगे तो 8 पर क्या 2 का स्क्वायर कितना 4r, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले उससे पहले थोड़ा कुछ बातें जानते हैं। देखिए फिजिक्स नॉमरिकल की सोल्व करने में मैथ का इतना यूज होता है कि फिजिक्स भी गाना गाता है, हमें हर बड़ी आरजू है तुम्हारी, होती है कैसे इतनी जरूरत तुम्हारी। देखिए मैथ एक ऐसी चीज है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस एंड फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस। समझे? यानी कि मैथ और फिजिक्स एक दूसरे में जोड़ा पार्टी है ना, एक दूसरे के बिना वो लोग नहीं रह सकता है। मैथ है तो समझो फिजिक्स है, फिजिक्स है तो समझो मैथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन स्थिति में गैल्वेलोमीटर से होकर बहने वाला धारा क्या होगा। यानी कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो गैल्वेलोमीटर जो पांचवा रेसिस्टेंस से कंबाइन होता है इस तरह से, इस तरह से आपको पता होगा है ना, इस तरह से देखिए यहाँ पर गैल्वेलोमीटर रहता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है ना। तो गैल्वेलोमीटर पांचवें रेसिस्टेंस से कंबाइन है और ये संतुलन कंडीशन में है। तो संतुलन कंडीशन में क्या होगा, जब यहाँ वाला और यहाँ वाला पार्ट की वोल्टेज सेम रहेगा और उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा R3 बटा R4। ऐसे कब लिख सकते हैं, जब इस वाले लाइन में आपका धारा I की वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो गैल्वेलोमीटर से कितना धारा बहेगा, 0 बहेगा ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें द वैल्यू ऑफ द आई इन द फिगर। इस चित्र में आई का वैल्यू कितना होगा, चित्र में ध्यान से देखो। ये आपको किरचॉफ करंट लॉ से आया, किरचॉफ के जो आपका धारा का जो नियम था, जंक्शन के जो रूल था, उससे आया, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो, ये आपका हो गया जंक्शन। तो उनका कहना था कि आने वाला करंट, आने वाला कुल धारा है ना जंक्शन पर जाने वाले के बराबर होता है, जाने वाले के कुल धारा के बराबर होता है। इस तरह से आने वाला कौन है, ये पॉइंट पर देख लो, आने वाला कौन है, आ ई रहा है, ई रहा है, और कोई आ रहा है ना, और कोई आ रहा है नहीं, ये जाने वाला है। तो जाने वाला आपको निकालना आई के वैल्यू, आने वाला ये 7 और 12 को जोड़ दो है ना, और आने वाला कौन, इसके पास आने वाला ये भी तो है। तो 7 और 12 और 2 सबको जोड़ दो जो आने वाले हैं। तो आने वाला का 7 और 12 14, सॉरी 7 और 5 12 हो जाएगा ना। आने वाला को 7 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, कितना आ रहा, 2 आ रहा। और जाने वाला को कहा, यहाँ से जाने वाला कौन कौन है, आई, और क्या कर दो 3 कर दो, बाकी निकाल लो आई की वैल्यू। 7 5 12 2 14 और यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस घट जाएगा, तो आपका आई बराबर निकल के आएगा 11 एम्पियर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चित्र को ध्यान से देखो और इस चित्र में आपको बताना है, इस चित्र में आपको बताना है कि ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध होगा। इसका आपको एक बात बता दूं कि ये वायर प्रॉब्लम कनेक्शन है, यहाँ से ये वायर लगा हुआ है देख लो, और यहाँ से यहाँ वायर लगा है। तो जब भी वायर लगता है तो एक चीज आपको याद रखना कि जब यहाँ पर वोल्टेज मान लो तो ए है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट ए होगा, और ऊपर में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ए होगा। पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पॉइंट बी है तो यहाँ भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा, और इसी से होते हुए पॉइंट बी यहाँ पर भी पहुंच जाएगा। यानी कि मिला जुला कर हम देख रहे हैं कि 2 पॉइंट है, ए और बी। बात समझ आ रहा है, 2 ही पॉइंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर फिगर में ए और बी 2 को पॉइंट ऐसे लिख दो, और देखो कि ए और बी के बीच में एगो है कि नहीं 10 ओम का, तो ए और बी के बीच में इसे 10 ओम बना दो। क्लियर, समझ में आ रहा। फिर बी और ए के बीच में 5 है, तो यहाँ से एगो फिर बना दो बी और ए के बीच में 5। फिर देखो ए और बी के बीच में, यहाँ पर देखो ए और बी ए के बीच में ना 10, फिर नीचे से एगो 10 बना दो, इस तरह से। अब इस तरह से समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 10 एलसीएम हो जाएगा, 2 + 1 + 1 यानी 4/10, पलट देंगे तो 10/4। रेसिस्टेंस ना पलटना पड़ता है, तो 5 बटा कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसको काटेंगे तो 2.5 आएगा। इसका राइट आंसर जो होगा माय डियर वो 2.5 ओम आ जाएगा। बात समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट। कहता है यदि चालक के तापमान को कम किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होगी।
इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टेंस डिक्रीज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा समझना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अपवाहन वेग या अनुगमन वेग, उसका सूत्र क्या होता है? माइनस में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ, और बटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है अपवाहन वेग का सूत्र, होता है अनुगमन वेग। और एक होता है मोबिलिटी, जिसे म्यू से लिखते हैं, और इसके बराबर होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वैल्यू पर रख देंगे तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ हो जाएगा यहाँ पर, और बटा में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा तो माइनस में ई टाउ ऐसे आएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप काम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो रिले आपका गतिशीलता जो है इलेक्ट्रॉन की, मोबिलिटी जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, है ना। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बाबू रे अगर तुम टेम्परेचर को क्या कर देते हो, तापमान को कम कर दोगे, तो टेम्परेचर को कम कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय ज्यादा लेगा ना, क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगा टेम्परेचर को कम करने से। तो काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगा तो जाने में ज्यादा समय लगेगा, और अगर समय ज्यादा लगेगा तो मोबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर तापमान को कम करते हैं तो उसकी गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमेशा प्रतिरोधकता तापमान गुणांक धनात्मक होता है, अभी जस्ट बताए थे। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस पॉजिटिव हमेशा धातु के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आओ। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे बिंदु का नियम भी कहते हैं, जिसे संधि का भी नियम कहते हैं। देखो प्रथम नियम का क्या, किस किस नियम से जाना जाता है? प्रथम नियम बोलो, बिंदु नियम बोलो, संधि नियम बोलो। फर्स्ट लॉ केसीएल, पॉइंट राज, जंक्शन रूल, ये किसके लिए पारित है? तब आओ केसीएल यानी कि इसमें धारा था। देखो केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, इसमें धारा आया कि नहीं? करंट माने धारा, और धारा माने आई। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है आपका क्यू बटा टी। और इसमें कुछ हो गया, आवेश आया ना, तो आवेश आया तो ये आवेश के सिद्धांत पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपका दूसरा का नियम रहेगा केवीएल, तो उसमें वोल्टेज आता है, और वोल्टेज बड़ा होता है डब्ल्यू बटा क्यू, और उसमें डब्ल्यू क्या, एनर्जी है, तो वहां पर एनर्जी पर कार्य करता है, जो कि पहला क्वेश्चन वही वाला होगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम पर सिद्धांत पर फॉलो करता है? केवीएल लॉ बोलो, ये लूप लॉ बोलो, यहाँ पर लूप लिखा हुआ है, लूप लॉ बोलो, ये किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है? केसीएल का नहीं, केवीएल। तो केवीएल जो आपका काम करता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ओम का नियम किसके लिए पालन नहीं करता है? देखो ओम के नियम जो है वो आपको डायोड के लिए, है ना, डायोड के लिए पालन नहीं करता है। कि ऑल ऑफ दीज, देखो ओम के नियम कुचालक में तो धारा जाएगा नहीं, कुचालक पदार्थ में क्या धारा बहेगा? नहीं बहेगा। अर्धचालक में तो तापमान को बढ़ाने से रेसिस्टेंस घट जाता है, और रेसिस्टेंस धारा ज्यादा बह जाएगा। तो यहाँ तो उल्टा हो जा रहा है। डायोड में भी वही हाल है। यानी कि जो ओम का नियम है वो तीनों के लिए पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि डायोड के लिए ओम का नियम नहीं है, उल्टा उसमें ग्राफ ऐसा मिलेगा। ओम के नियम डायोड में पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर में या कुचालक में, तो उसमें इस तरह से ग्राफ जाएगा। लेकिन ओम का नियम कहता है वोल्टेज और करंट के बीच में कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, सेम सेम समानुपाती। ओम का नियम ये कहता है, जो ओम के नियम जो पारित है वो हमेशा चालक पदार्थ के लिए पारित है, मेटल के लिए पारित है। लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा है ही नहीं है ना। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो करीब बहुत ही छोटा होता है, निम्न होता है, लो होता है, बहुत ही कम होता है। तो कितना कम सर? कभी कभी एग्जाम में आता है कि आदर्श एमीटर के प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन रहेगा। और कितना छोटा करके रहेगा तब, तो बोल देंगे 0। ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट कहते हैं यदि धातु का तापमान को बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध अभी बैठ बताए थे। अगर धातु के तापमान को बढ़ाओगे जी मेटल का, तो मेटल कंडक्टर है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। सिंपल, ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, देखो आदर्श जो वोल्ट मीटर उसकी प्रतिरोध ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ज्यादा कितना, तो बोलेगा अनंत, आपका ये आंसर हो जाएगा। और ये हल्के मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, हल्के मत लेना। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका सूत्र क्या होता है? देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है
जिसे हम लोग लिखते हैं वीडी, है ना, उसके बराबर सूत्र होता है माइनस में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ, जिसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, बटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है। लेकिन एक रिलेशन आता है आगे जाके कि करंट बराबर बनता है वी ना, इस तरह से, समझे। तो यहां से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक नया सूत्र बन जाता है, करंट बट्टा में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया माइनस में। ये भी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र ये भी है। लेकिन माइनस आपको इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है। तो लेकिन मैग्नीट्यूड में तो माइनस को हटा दो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सही जो सूत्र होगा वो आपका अगर देखा जाए बाबू, तो आपका सी बिल्कुल राइट होगा, अगर माइनस की बात नहीं करें तो, है ना। और आपके एग्जाम में माइनस नहीं रहेगा, टेंशन न लो, माइनस मैंने बताया सिद्ध करने से आता है। तो आई बटा एन ई इंटू ए भी होगा, है ना, ये वाला एन छोट का दे दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी होगा ना, देख लो ये भी होगा, एवरेज इज एवरेज, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है माय डियर। और इसको हम रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिन्हें अपवन वेग से चालक की भीतर गतिशीलता इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा है, यानी कि आपको बताना है कि द इलेक्ट्रिक करंट, उस करंट की वैल्यू बताओ कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन की मोशन हुआ, एवरेज वेलोसिटी हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, तो उससे करंट पैदा होता है इलेक्ट्रॉन के जाने से। वो करंट का सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना, आई बराबर याद रखना वी डी ई एन ए, अभी जस्ट बताए थे, यही तो सूत्र होता है, माइनस में होता है, लेकिन माइनस की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो वीना, इसको याद रखना वीना से, वीना से, वीना से याद रखना, वीना, वीना इस तरह से याद रखना, ठीक है। तब इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट, है ना, वीना। और वीना में देखो यहाँ पर भी वीना लिखल है, लेकिन यहाँ पर लिखल है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो ये वाला मत मार देना, गलत हो जाएगा, ई वाला माना, इलेक्ट्रॉन होता है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का व्यंजक क्या होता है, गतिशीलता, अभी हम जस्ट बताए मोबिलिटी बराबर म्यू बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये से ये कट जाएगा बाबू, तो ई टाउ बटा क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ई टाउ बटा एम, ई टाउ बटा एम, ई टाउ बटा एम, यानी कि आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि चालक की चालकता रो है, अभी इसका रिलेशन बताया था ना, यानी कि कंडक्टर का कंडक्टिविटी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, सबके बीच में संबंध क्या है। तो अभी हमने बताया था कि जो बंसी होती है वो टेढ़ी होती है इस तरह से, तो ये वाला कहाँ पर है बताओ, वाला कहाँ पर है, जे बराबर कौन हो जाएगा, अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर सिग्मा बराबर हो जाएगा जे बटा ई, जे बटा ई, जे बटा ई, ऑप्शन मेरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, देख लो इंपॉर्टेंट है, पकड़ना है तुमको, एग्जाम में आता है। मीटर सेतु जो है वो किस पर कार्य करता है, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज किस पर काम करता है, तो याद रखना संतुलन व्हीटस्टोन ब्रिज पर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है, एग्जाम में बहुत पर आया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है भाई डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि दो बल्ब, एक 40 और दूसरा 220 वोल्ट स्रोत के साथ संयोजित किया जाता है, यानी कि 40 वाट दिया हुआ है, दो बल्ब दिया है ना, तो दो बल्ब में से एक ही बल्ब का, तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, दो बल्ब, एक 40 वाट का है, दूसरा 60 वाट का है, और दोनों जो है ना वो कनेक्टेड है 220 वोल्ट से। अब दोनों बल्ब को 220 वोल्ट को कैसे जोड़ सकते हैं जी, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, वोल्टेज समान मिलेगा। तो दो बल्ब है इस तरह से, है ना, लो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, एक तरह से रेसिस्टेंस के जैसा काम करेगा, लेकिन ये पावर दे रखा है, एगो 40 वाट, एगो इसका पावर दे रखा है, ये 1 मान लो, 1 मान लो, इसका 2 मान लो, 60 वाट है, लेकिन दोनों का तो वोल्टेज सेम ही रहेगा ना, वोल्टेज की बात करेंगे तो 220 से वोल्ट रहेगा, दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। अब हमको बताओ पावर बराबर क्या होता है, तो बोलोगे वी आई होता है, अब यहाँ तो करंट है नहीं, इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का अनुपात पूछा है ना जी, तो इसका प्रतिरोध R1 मान लो, इसका R2 मान लो, तो रेसिस्टेंस के रूप में निकाल सकते हैं, तो P बराबर हो जाएगा B, और Y बराबर होता है V बट्टा R, तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा R, तो यहाँ से P1 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा R1, और आगे यहाँ से भी यहाँ से निकाल सकते हो, V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा P1 इंटू R1, ठीक इसी प्रकार से V स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं P2 इंटू R2, बात समझ में आ रहा। और ये दोनों सेम होगा क्योंकि वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, तो सेम कर दोगे तो P1 इंटू R1
बराबर P2 इंटू R2 हो जाएगा। बोलो, तो यहां से R1 बट्टा R2 की वैल्यू निकालोगे, है ना, R1 बट्टा R2 की। तो R1 बट्टा R2 कैसे निकलेगा? P2 बट्टा P1 से निकलेगा। बोलो, तो बता P2 कितना है? तो P2 कितना, 60। तो यहां से R1 बट्टा R2 बराबर हो जाएगा 60 बट्टा 40, करने से कट जाएगा। तो 3 बटा कितना आएगा? 2, यानी कि 3:2 के रेशियो का आएगा उसका प्रतिरोध का अनुपात। तो 3:2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है किसी तार की प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता क्या है? अगर रेसिस्टेंस चारों तरफ कंडक्टिविटी क्या होगी? देखो, ये रेसिस्टेंस दे तो कंडक्टिविटी लिखा गया, यहाँ पर कंडक्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस चालकता होगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगा? तो आपको पता होगा कि कंडक्टेंस चालकता बराबर जो होता है, सिग्मा बराबर होता है रेसिस्टेंस का उल्टा। तो रेसिस्टेंस दे रखा है 500, तो 1/500 करेंगे, और 500 से भागा करोगे तो 0.002, है ना। और ये ओम, तो ओम के ऊपर ओम इनवर्स लिख सकते हो, या इसी के लिख सकते हो साइमन, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो राइट आंसर 0.002 ओम इनवर्स यहाँ पर होगा, ओम इनवर्स ऐसे लिखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बातें को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि n समान प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना, फिर n समान प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में संयोजन, फिर समांतर क्रम में संयोजन करते हैं, और करने के बाद जो महत्तम और न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा इक्विवेलेंट में, उसका अनुपात क्या हो? सबसे पहले कि n प्रतिरोध को किस श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम इस तरह से जोड़ते जाओगे, तो अगर आर आ रहा है, आर आ रहा है, एन तक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा श्रेणी क्रम में? इसका श्रेणी क्रम में हो जाएगा एन इंटू आर। और समांतर क्रम में अगर इसको हमें जोड़ा जाए, तो समांतर क्रम में हो जाएगा ई डैश बराबर, है ना, आर बट्टा एन। तो दोनों के रेशियो अगर किया जाए तो कितना होगा? तो रेशियो अगर करेंगे तो आर से आर कट जाएगा, ये एन ऊपर चल जाएगा, तो एन स्क्वायर आएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख लो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए देखिए, डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रखा है कि गैल्वेलोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? अगर गैल्वेलोमीटर को ए मीटर में बदल रहे हो, तो एक संट को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और संट क्या होता है? कम प्रतिरोध वाला एक प्रकार की, है ना, डिवाइस होता है बोल सकते हो, या फिर एक प्रकार के सर्किट होता है जिसका प्रतिरोध कम होता है, और गैल्वेलोमीटर में अगर समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो हमें ए मीटर प्राप्त होती है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कम वाले को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि लो रेसिस्टेंस को किसको? लो रेसिस्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे पैरेलल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोध है, एक आर एक टू आर है, और एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना, और उसका बाद उसकी तापीय ऊर्जा का अनुपात निकालते हैं, तो कितना आएगा? टू रेसिस्टेंस आर एंड टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एगो आर है, एगो टू आर है, और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इसमें जो हीट पैदा होगा उसका अनुपात क्या होगा? इसमें हीट मान लेते हैं H1, इसमें हीट मान लेते हैं H2, और आपको पता है कि हीट बराबर हो जाता है वो I स्क्वायर आर टी होता है। तो इसमें से आपका कौन सा कांस्टेंट लग रहा है? इसमें तो कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो I स्क्वायर टी बराबर क्या हो जाएगा? H बट्टा आर हो जाएगा। इसी तरह से बोल सकते हैं, तो कांस्टेंट है, तो I स्क्वायर टी बराबर यहाँ पर हो जाएगा H1 बट्टा R1, जो यह R1 मान लो ये दिया हुआ है, और ये R2 दिया हुआ है मान लो। तो इस हिसाब से आपका अगला हो जाएगा I स्क्वायर टी बराबर H2 बट्टा R2, इस तरह से। और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो H डैश बट्टा R डैश बराबर हो जाएगा H डबल डैश, मतलब H2, मतलब दूसरका की बात करूँ, स्क्वायर मत समझ जाना इसको, ठीक है, इसको स्क्वायर मत समझ जाना, इसको स्क्वायर मत समझना, मैं लिख देता हूँ काट के, मतलब ये दूसरका की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरका की। तो बताओ H1 और H2 निकालने के लिए इसको लिखेंगे R1 बट्टा R2, ऐसे लिख सकते हैं, इधर उधर जाएगा तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितना दे रखा? R, और इसमें कितना दे रखा? 2R, R से कट जाएगा तो 1/2 आएगा, यानी कि H बट्टा H डैश, दोनों का रेशियो 1/2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैडिया हीट कितना उत्पन्न होगा, तो इसकी हीट का अनुपात कितना होगा? बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन की गति होती है,
देखो चालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट होती है, घसकती है, इसलिए उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्टिंग बहाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सी वाला, यदि किसी एमीटर को संट किया जाता है तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या? अगर संट मतलब कम प्रतिरोध, और कम प्रतिरोध को अगर तुम जोड़ दोगे बाबू, संट कर दोगे, पैरेलल जोड़ा जाता है एलिमेंट, तो संट करने से क्या होता है, उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कम जाता है, टोटल रेसिस्टेंस कम जाता है, बहुत कम जाता है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज हो जाता है ना। संट का मतलब ये होता है कम। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, जिसे आप वाहन वेग भी कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र जिसको ई कहते हैं, दोनों के बीच में संबंध क्या? तो अब ये बताएं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, इस तरह हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला रंग के लिए कारण प्रतिरोध कोड का कोड नंबर क्या होगा? कोड का कोड नंबर क्या होगा नीला रंग का कार्बन कार्बन कोड रेसिस्टेंस में? तो एक बात बता देता हूं, आपको याद रखना है, बी बी रो मत, बी बी रो मत, ग्रेट भारत की वेरी गुड वाइफ हो तुम, ये सारा रंग का नाम है, ट्रिक है, ठीक है। अब इसका सारा नाम आपको याद रखना, देख लीजिए। अब बी का मतलब ब्लू होता है, बी का मतलब ब्लैक, सॉरी ब्लैक, इसका मतलब होता है ब्राउन, ठीक है। इसका मतलब होता है रेड रंग का, इसका मतलब ऑरेंज रंग का होता है ना। इसका मतलब येलो रंग का होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ग्रीन रंग का होता है, इसका मतलब ब्लू रंग का होता है, इसका मतलब वायलेट कलर का होता है, इसका मतलब ग्रे कलर का होता है, इसका मतलब व्हाइट कलर का होता है। टोटल इतना कलर होता है कार्बन कोड रेसिस्टेंस में, बात समझ में आ रहा है? टोटल इतने होते हैं, टोटल आपके इतने कलर होते हैं, देख लो, ठीक है। अब इसमें से आपको ये बताना है, देखिए, अब इस ब्लैक के लिए आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखना। इस ब्लैक के लिए स्टार्टिंग करना है जीरो से, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। यानी कहने का मतलब है कि ब्लैक का पूछ देगा कोड्स नंबर तो जीरो, ब्राउन का वन, रेड का दो, ऑरेंज का तीन, येलो का चार, ग्रीन का पाँच, ब्लू का छः, वायलेट का सात। इस तरह से ग्रे का आठ और व्हाइट कलर का होता है नौ, है ना। तो टोटल मिला के अगर पूछ दिया है कि ब्लू का 6 मारेंगे, क्या मारेंगे? 6। देखो जैसे मैं यहाँ पर देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आ, नीले रंग का पूछ रहा था, तो नीले रंग का क्या होगा? तो नीले रंग का 6 होगा ना ब्लू रंग का, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। और याद रखना, इसे हल्के में मत लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेल की ईएमएफ मापने के लिए ये है ना किस द्वारा मापा जाता है? ये अभी जस्ट आया था, विभव मापी ना, एकदम आसान है, रिपीट क्वेश्चन हो गया ये वाला, राइट ऑफ क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। चलिए, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है बाबू? रे शक्ति बराबर आपका होता है पी बराबर वी आई, और भी की जगह रख देंगे तो वी बराबर क्या होता है आई आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, बोलो। अब आई की जगह अगर भी बटा रखें तो वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। ये सब शक्ति का सूत्र है, तो शक्ति वाला कहाँ मिल रहा है तुमको? वी स्क्वायर बटा आर हमको कहाँ मिल रहा है? हमको तो मिल रहा लगता है कि बी में, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर। अगर जहां जहां ये तीनों मिल रहा है समझो आपका राइट आंसर है ना, बाकी तो मिल ही नहीं रहा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझो, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, E1 और E2 दो सेल है, और R1 और R2 दोनों सेल का और उसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो उसे जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में, तो बताना समतुल्य रेसिस्टेंस, टर्नल वाला समतुल्य इक्वावेलेंट ईएमएफ का सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा E1, है ना। क्या होगा? E1। देखो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा यहां पर थोड़ा सा यहाँ पर 2 कर लो, ये 2 कर लो, ठीक है। ये सुधारा हुआ था, 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है, और रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज
संतुलनात्मक कब होता है, मतलब तुलनात्मक किसके लिए, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किसका कंपेयर करता है। तो माय डियर ये सिर्फ रेसिस्टेंस को बताता है ना, इसमें रेसिस्टेंस देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर उसकी, है ना, जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा, है ना, क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी इंक्रीज। देखिए इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, इसको पूरा गलती कर लो। हिंदी में इसका नहीं, हिंदी में ये लिखेंगे कि एक चालक का, है ना, चालक का प्रतिरोधकता इंक्रीज कब होता है, प्रतिरोधकता बढ़ता है, कब बढ़ता है भाई, जब तापमान बढ़ता है। चालक का प्रतिरोधकता कब बढ़ता है, ये वाला पूरा ध्यान में, दो ही गलती है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा था ना, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ, कब, यानी एक चालक का प्रतिरोधकता कब बढ़ सकता है, जब उसकी तापमान बढ़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा माय डियर, एग्जाम में आया है क्वेश्चन। एक स्वस्थ आदमी के, है ना, लिए उसकी प्रतिरोध कितना होगा, जैसे एक इंसान है, उस इंसान का रेसिस्टेंस कितना होगा। संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट हो माय डियर, उसका ना अपना खुद का एक रेसिस्टेंस होता है। तो सवाल है कि उसका कितना रेसिस्टेंस होगा। तो एक मनुष्य का रेसिस्टेंस कितना होगा ये डिपेंड करता है वो मनुष्य किस कंडीशन में है, यानी कि वो भीगा हुआ है, हाँ, या फिर वो सूखा हुआ है, मतलब वो ड्राई में है या फिर आर्द्रता में है। अगर वो पूरी तरह से सूखा हुआ है तो उसका लाख भी हो सकता है ना, 10,000 भी हो सकता है। और भीगा हुआ है तो उस कंडीशन में 500 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। तो सर इसका राइट आंसर कौन सा मारेगा अगर एग्जाम में आएगा तो एक बात आपको मैं बता देता हूँ, 10,000 से, आ, 10,000 से 1 लाख के बीच में होता है, याद रखना। कर दे जाएगा, कभी कभी 50,000 भी आ सकता है। तो सर राइट आंसर मैं इसमें से किसको मारू, 500 मारू, 1,000 की, 10,000 की, 5,000। तो बाबू इसका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल आपका जो जाएगा वो टोटल आपका जाएगा 10,000, है ना, यानी कि बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाए। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, मैक्सिमम वाला ज्यादा मार सकते हो, ठीक है। जब ये भींगा हुआ नहीं रहेगा तब सूखा हुआ की बात कर रहा हूँ, 10,000 में। अगर भींगा हुआ रहेगा तो सबसे मिनिमम 500 मारिए। लेकिन यहाँ पर पूछा है ना भींगा हुआ ना सूखा हुआ, तो स्वस्थ पूछा है, तो स्वस्थ कहने का मतलब बढ़िया, भींगा हुआ तो नहीं रहेगा, तो इसको आपको बी मानना पड़ेगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए ठीक। एक तार में 10 एम्पीयर की धारा के लिए प्रवाहित होती है, 10 एम्पीयर की धारा बहती है और तार की विभवांतर 12 वोल्ट है, तो कार्य कितना होगी, कार्य, है ना। तो आपको पता है कि इसमें आपका दे रखा करंट, और करंट बराबर कितना दे रखा, 10 एम्पीयर, और आपका वोल्टेज दे रखा 12 वोल्ट। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो डब्ल्यू बराबर तो वीक्यू होता है ना। इसमें तो समय तो पता ही नहीं, मतलब 10 एम्पीयर की धारा कितने समय के लिए, देखो इंग्लिश में दिया हुआ है 10 सेकंड के लिए, हिंदी में टाइपिंग नहीं है, लेकिन समय दे रखा है, समय बराबर 10 सेकंड, तो पुट कर दो। तो भी इंटू क्यू बराबर तो आई टी होता है ना, तो भी मैंने कितना 12, और वाई की जगह 10 और टी की जगह भी 10, टोटल 1200 जूल हो जाएगा माय डियर, है ना। यानी कि बिल्कुल राइट आंसर ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन है ही नहीं है ना। तो ऑप्शन नहीं है, एक बार फिर से बताए, एक करेंट ऑफ 10 एम्पियर, आई बराबर 10 एम्पियर दे रखा, फ्लो इन ए वायर ऑफ फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए फ्लो होता है, टी बराबर दे रखा 10 सेकेंड, और इसमें वोल्टेज का सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस, यहाँ पर लिखेंगे कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो वोल्टेज बराबर 12 वोल्ट होगा, तो डब्ल्यू बराबर होता है वी क्यू, तो वी गुने क्यू बराबर लिखेंगे आई टी, और भी की जगह 12 गुने 10 करेंगे माय डियर, तो 1200 जूल आएगा, यानी ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, यहाँ पर 2 कर लो, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, सी मान लो 1200 जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, ये किरचॉफ करंट लॉ कहता है। किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं की बीजगणितीय योग 0 होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, याद रखिएगा। एक तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है, मैंने इसमें आई बराबर दे रखा 1 एम्पियर, है ना, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा 1.6 गुने 10 के पर माइनस 19 कूलम प्रति सेकेंड, यानी टी बराबर दे रखा है 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड में 1 सेकेंड,
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, n बराबर। तो माय डियर, n बराबर जब पूछ रहा है तो आपका तो सूत्र पता होगा ना। n बराबर सूत्र क्या होता है, n बराबर आपका सूत्र होता है आवेश बटा इलेक्ट्रॉन। आवेश कितना है, तो आवेश आपको तो निकालना पड़ेगा, q बराबर तो आई टी होता है ना, बटा में ई, आई गुने टी। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आई की जगह कितना रखेंगे 1 एम्पेयर, तो 1 गुने टी भी कितना 1, और बटा में 1.6 गुने 10 के पर माइनस 19 कूलम। इसको पूरा सोल्व करोगे डियर तो आपका 6.25 गुने 10 के पर 18 आवेगा। अब 6 पॉइंट यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस में दे दो, दोनों ही ऑप्शन सेम हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस करो 10 के पर माइनस 18, लेकिन प्लस वाला होगा आपका, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आया, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन 50, लास्ट और मजेदार क्वेश्चन, जो कि आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और हम लोग फिर आएंगे अगले चैप्टर में, 4 चैप्टर लेकर अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर, आई में इस फिगर को देखो, इसमें आई की वैल्यू बताओ। यहाँ पर आपका आई की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर पकड़ के बताना। तो देखो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा भी। तो हमको बताओ इसमें करंट कितना आ रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर करंट आ रहा है, कितना करंट इसमें आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है कितना, यहाँ पर ही इसमें करंट आ रहा है 16 एम्पियर, तो जाना भी चाहिए 16 एम्पियर। तो इसमें आ रहा है 16 और जा रहा है कितना, एक ये जा रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, आई प्लस 8, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, यानी कि माय डियर 8 एम्पियर टोटल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस फिगर में 8। तो इस तरह से वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।